ये बात करते हैं करोड़ों की और नौकरी देंगे ये पकौड़ों की और इनका साथ है भगोड़ों की। मैं AR बुगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और हमारे झारखंड कांग्रेस प्रदेश के मीडिया प्रभारी केशव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्या वजह है जानेंगे जी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, आज का संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य वजह ये है कि ओबीसी को लेकर, ओबीसी समाज को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की जो स्टैंड है और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का जो स्टैंड है, इसको जनता तक पहुंचाने का, जनता को बताने का कि ओबीसी विभाग आपके लिए क्या लड़ाई लड़ रही है, आपके हक की क्या लड़ाई लड़ रही है, ये जनता को मालूम चले, जनता के पब्लिक को मालूम चले, युवाओं को मालूम चले, इसके लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ही ये मुमकिन हो सकता है कि हम जनता तक पहुंच सकते हैं, जनता को अपनी बात रख सकते हैं और आपका पूर्ण सहयोग भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ग्रामीण टीवी हमेशा आगे रहता है। लेकिन हमारे मोदी साहब से क्या दिक्कत है? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो लोग उनको इतना तारीफ। नहीं, देखिए, आपको शायद गलत फीडबैक मिल रही है, ठीक है, या आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आप गलत समझ रहे होंगे। बहरहाल मोदी जी को कोई पसंद नहीं करते हैं और नहीं पसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अभी देख लीजिए आगामी विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस, जनता का पूरा रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है और आप ये खुद देख रहे होंगे कि भाजपा के अंदर भगदड़ मची हुई है, भाजपा के बड़े नेताओं के अंदर भगदड़ मची है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट करने के लिए। हमारे आला कमान से लगातार वो लोग संपर्क में बने हुए हैं और वो किसी भी तरह इस दमनकारी सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को छोड़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जन सुनवाई हो, जनता के मुद्दों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओबीसी विभाग, झारखंड प्रदेश कांग्रेस में ओबीसी विभाग जिस तरह से कार्य, आगे का जो हमारा प्लान है कार्य करने का, हम आपको कुछ पहलुओं पर, बिंदुओं पर आपको ध्यान आकृष्ट करने, जनता की भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। हम जो बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये हिस्सेदारी हम उसी तरह तभी सुनिश्चित कर सकेंगे जब हमें ये मालूम है कि हमारी आबादी क्या है। ओबीसी जिस तरह से हमें जो एक अमूमन लगता है कि एक डाटा है कि भाई 50 से 60% इस देश की आबादी ओबीसी समाज से आती है, तो वो ओबीसी समाज में कौन सी जाति कितना महत्व रखती है, कितने उनकी भागीदारी है, कितना उनकी संख्या है, ये तो जातिगत जनगणना के थ्रू ही पता चलेगा। और कांग्रेस पार्टी की अभी हाल ही में CWC की दिल्ली में बैठक जो हुई थी, उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी थे और हमारे कांग्रेस पार्टी की जहां भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जहां पे भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें राज्यों में हैं, उन सरकारों के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो भी मौजूद थे और सभी ने पूरे CWC वर्किंग कमेटी के सर्वसम्मति से एक हमने पारित किया कि हर राज्य में जहां भी कांग्रेस सरकार में है वहां पे हम कास्ट सेंसस करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे और सिर्फ ना सिर्फ जातिगत जनगणना करेंगे, पर हम इकोनॉमिक जनगणना भी करेंगे, एक आर्थिक जनगणना भी करेंगे कि ये पता चल सके। एक सवाल बहुत कुछ दिनों से लगातार आ रहा था पिछले दिनों में कि किस तरह से इस देश के 1% आबादी के पास देश की कुल 73% संपदा है। ये जो 1% लोग हैं ना, इन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। ये कौन 1% लोग हैं? कौन से ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास इतनी बड़े देश की 73% संपदा चली गई है और 99% लोगों के पास बचा हुआ है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। और तीसरा चीज़, सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जो ओबीसी आरक्षण महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की जो 33% आरक्षण जो देने का बात हुआ है और जो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का बात हुई है, हम कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड इस बात पर है कि आप महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करिए। डीलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 33% महिला आरक्षण तुरंत दे दीजिए और उसके अंदर एक सब कोटा कैटेगरी बनाइए जिसमें आप ओबीसी महिलाओं को, SC ST महिलाओं को भी भागीदारी देंगे और उस कोटा के तहत उनको आरक्षण मिलने का लाभ होगा। वरना ये पूरा महिला आरक्षण ही विफल है जब तक कि उसमें ओबीसी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ना की जाए, पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित न की जाए, आदिवासी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित न की जाए, ये पूरा विफल हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने कॉरपोरेट्स का, खासकर कॉरपोरेट्स का लाखों करोड़ का, 18 लाख करोड़ का ये बैंक का कर्जा माफ़ कर दिया।
18 लाख करोड़ का इन्होंने बैंक कर्जा इनका माफ़ कर दिया। ये तकरीबन आसपास 50 ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके ऊपर 95,000 करोड़ का लोन है और ये लोन चुका सकते हैं, इसलिए इनको विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कह रहे हैं। बैंक्स कह रही है कि ये लोन चुका, इनके पास इतनी संपत्ति और एसेट्स है कि ये कर्जा, बैंक का कर्जा ये चुका सकते हैं, पर ये नहीं चुका रहे हैं। ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स बने हुए हैं और ये चुकाना नहीं चाहते हैं। और मोदी सरकार इनको रियायत पे रियायत देती चली जा रही है। हम आप 40-50 हज़ार रुपये ले लेंगे तो हमारे और आपके पीछे बैंक पड़ जाएगी, कोई दिक्कत हो गया, आप पैसा नहीं चुका पाए तो बैंक आपको एनपीए घोषित कर देगी, आपको एसेट्स को सीज करना स्टार्ट कर देगी और आपको आगे लोन देने से ही मना कर देंगे। पर इनका तो लोन पे लोन बढ़ते जा रहा है। अडानी लगातार कर्ज पे डूबा हुआ है, वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, वो सेबी के रडार में है। वो लगातार जिस तरह से उसने स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करने का कार्य किया है, लगातार उसने देश की पूंजी को, देश की हम आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसा को भारत से बाहर ले जा करके हवाला के थ्रू पनामा, बहमास, लैटिन अमेरिका के थ्रू अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज करके और देश की जनता को ठगने का कार्य किया है। मोदी जी का हाथ तकरीबन पूरी तरह से कॉर्पोरेट के साथ है। ये बात करते हैं करोड़ों की और नौकरी देंगे ये पकौड़ों की, और इनका साथ है भगोड़ों की, ठीक है। तो ये इनका साथ हमेशा भगोड़ों के साथ है, ठीक है ना। इनका हम भगोड़ों के साथ रहेंगे, बात पकौड़ों की करेंगे, ठीक है ना, कि हमारी रोज़गार हम पकौड़ों के देंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम करोड़ों की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बनने जा रहे हैं। हकीकत इस देश का ये है कि तकरीबन इस समय भारत में 25 से 30 हज़ार MSMEs बंद हो चुकी हैं। पिछले 3 वर्षों का मैं डाटा बता रहा हूँ। 25,000 MSME लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। वो उद्योग है जहाँ से OBC समाज जुड़ा हुआ है, पिछड़ी जाति जुड़ी हुई है। हम और आप बड़े कॉर्पोरेट नहीं बन सकते, पर हम छोटे छोटे स्केल में MSME बनते हैं। हम छोटे छोटे कुछ लोगों को रोजगार देते हैं और हम उसी तरह थोड़ा सा हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम छोटे छोटे कोई ईंटा बनाता है, कोई मशीन बनाता है, कोई कागज़ बनाता है, कोई कलम बनाता है। ये MSMEs हैं जो देश की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करने का कार्य कर रही है मोदी सरकार और उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। MSMEs को इन्होंने बंद कर दिया। ये पिछले 9 सालों में एक PSU नहीं बना सके, एक पब्लिक सेक्टर नया यूनिट नहीं खड़ा कर सके, पर इन्होंने तकरीबन 23 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने का कार्य किया है। एक नई रोजगार, कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट में एक नया रोजगार का सीट खड़ा नहीं कर सकते हैं कहीं पे। तकरीबन आप देखने जाइएगा तो 3,80,000 करोड़ नौकरियां इस मोदी सरकार में, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी गई। 3,80,000 ख़त्म कर दी गई, प्राइवेटाइज कर दी गई, जो अब वो कह लीजिए ख़त्म ही है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई। और ये नौकरियां जो ख़त्म हुई हैं और सपोज किसी इसने प्राइवेट भी कर दिया, अब ख़त्म हुई है तो उसकी जगह किसी को प्राइवेट में किसी को वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दे देंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी कंपनी को देते हैं तो वहाँ पे तो आरक्षण लागू नहीं ना होगा, वो कंपनी तो प्राइवेट हो गई। प्राइवेट कंपनी कहाँ आरक्षण देती है किसी को? तो इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान सीधा सीधा OBC समाज को हो रहा है, इसका नुकसान पिछड़ी जातियों को हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों को हो रहा है, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। ये सीट्स प्राइवेटाइज होगा, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहीं से ख़त्म हो जाएगी। ये EWS इसीलिए लेकर आते हैं, ये हर तरीके से आपको बहला फुसला कर, आपके समक्ष झूठ परोस कर आपको ठगने का कार्य कर रही है मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से इन्होंने। और ये अब एक्सपोज होने को आ गए हैं। देश की जनता ये जान चुकी है कि पिछले 9 वर्षों में आपने किया है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ जुमलेबाजी की है और देश की जनता को ठगा है, आम आदमी को ठगा और युवाओं को ठगा है। एक बात बताइए, कांग्रेस हिंदू राष्ट्र तो नहीं ना बनाएगी? मोदी जी हिंदू राष्ट्र की जो चटनी अफीम चटाए हैं तो वो उस नशा में कुछ नहीं दिखाई दे रहे ना यहाँ के लोगों को? नहीं, देखिए आपका सवाल जो है कांग्रेस हिंदू राष्ट्र, कांग्रेस हिंदू राष्ट्र क्यों बने? कांग्रेस तो इस देश के संविधान बनाने वाली मुख्य पार्टी रही है और इस देश का संविधान आपको सबसे पहले यही कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जो सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया है, तो फिर आप कहाँ से सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू राष्ट्र बनेगी? हमारा हिंदू राष्ट्र के नाम पे ही मोदी जी को अब तक लोग जो है कि बर्दाश्त किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो भी वीडियोज़ हम देखते हैं उसमें जय श्री राम, सीता जी को भूल गए लोग, उन्हीं को याद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों के दिलो दिमाग में उतरती क्यों नहीं है? नहीं, कहाँ बिल्कुल उतर रही है। अरे उतर रही, तभी तो ये हिमाचल प्रदेश हारे, जहाँ 90% आबादी हिंदुओं की है, बहुसंख्यक समाज की है, वो क्यों हार रहे हैं वहाँ पे? हिमाचल प्रदेश क्यों हारे? अगर वहाँ पे इतना ही ये था तो ये अपने बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। ये हितैषी किसी के नहीं हैं, ये हितैषी कॉरपोरेट्स के हैं।
इनके लिए कोई इनका सगा नहीं है, ये सगा सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है। अडानी और मोदी अंबानी जी हितैषी किसी के नहीं हैं, ये कॉरपोरेट घराने जो हैं अडानी अंबानी उन्हीं के हैं। ये केशव राजा जी हैं, हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के मीडिया प्रभारी, और इन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको समझना चाहिए और उससे तलाशना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ये कितना हद तक सही है। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो एक बार इनकी बात को सुनिए पूरी तरह से और फिर आप लोग जांच कीजिए कि ये इंसान जो बोल रहा है ये कहाँ तक सही है, फिर अपना राय कमेंट रखिएगा। जी और कुछ नहीं, यही बात है। और हम झारखंड प्रदेश की जनता को ये बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का ओबीसी विभाग आपकी बातों को लेकर मुखर है। हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, चाहे संसद से लेकर सड़क तक, कांग्रेस पार्टी हर जगह खड़ी है और ये लड़ाई को लंबी लड़ना पड़े, लंबी लड़ने के लिए तैयार है। और हम आपके लिए खड़े हैं, पिछड़े जातियों के लिए खड़े हैं, पिछड़ा समाज के लिए खड़े हैं और देश के हर एक उस वर्ग के लिए खड़े हैं जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो आपको अपने आप को जो ये महसूस कर रहा है कि मोदी जी ने उन्हें ठगने का कार्य किया है, जो इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य अंधकार में है। हम उस हर एक उस वर्ग के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और किसी भी समाज से आता हो। कांग्रेस पार्टी का साथ हमेशा हर किसी के हाथ में हाथ मिलाकर चलने का रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी इसी मकसद से किया था। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का कार्य हमारा यही था कि हम जनता की बात को सुने, जनता की बात को समझे, जनता की जो समस्याएं हैं उस पर हम कांग्रेस पार्टी को ज्ञात हो सके और अधिक से अधिक हो। और ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी काम करने को तैयार है, हमारा संगठन काम करने को तैयार है। हम अपने नीचे स्तर तक, प्रखंड से लेकर मंडल और अमंडल, हर तरीके से कार्य करने को तैयार हैं। और हमारी टीम आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में मुखर रूप से खड़ी रहेगी। हम आने वाले टाइम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष साहू जी के साथ भी पूरे झारखंड के हर एक जिला का दौरा करने वाले हैं और उस दौरा में भी हम अपने झारखंड के हर एक जिला में जा कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे, ओबीसी समाज को, पिछड़ी जातियों को जागरूक करने का कार्य करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने का भी कार्य होगा और युवाओं को जोड़ने का कार्य होगा और युवाओं को बताने का कार्य होगा कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, किस तरह से आपको ठगने का कार्य किया जा रहा है, आपको अंधकार में डालने का कार्य किया जा रहा है और आपका फ्यूचर आप अपने हाथ में है। आपको किस तरह से, आप किसके साथ खड़े हैं, आप ये देख लीजिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन हक की बात कर रहा है, कौन आपको ठगने की बात कर रहा है, कौन हक की बात कर रहा है और कौन ठगने की बात कर रहा है। ग्रामीण टीवी भी आप लोगों से गुजारिश करती है कि देश को बचाना है, परिवार को एक रोजी रोटी देना है, तो बिल्कुल इनकी हर एक लाइन को बड़ी बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें उतरती नहीं हैं। और जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सत्ता लोभी लोगों ने जो अफीम चटाया है आप लोगों को, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन बताइए, एक और केशव जी सवाल छोटा सा है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है कि ग्राफ गिर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग राम मंदिर बन रहा है उससे खुश हैं, पकोड़ा के नाम पर खुश हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, अब जिनको मोदी जी से फ़ायदा है तो वो तो हर खुश रहेंगे। कॉर्पोरेट्स है, उनको फ़ायदा है, वो खुश रहेंगे। जो उनके बहुत नज़दीक के जो क्लोज एलाइज है वो खुश रहेंगे। मोदी जी से तो उनके पार्टी के सगे लोग खुश नहीं हैं। जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं भाजपा के बड़े नेता हैं, वो खुश नहीं है। उनका बयान, हालिया बयान आप देख लीजिए जो मीडिया में आ रहा है, वो क्या बयान दे रहे हैं, किस तरह वो अपनी सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं कि आप गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, दिल्ली में बैठी हुई आला कमान हमारी गूंगी बहरी हो चुकी है, सुनने का काम नहीं कर रही है। अरे उनका ये तो नतीजा है कि उनको अपने बड़े वरिष्ठ सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारना पड़ा। इतनी सारी गलतियाँ हमने भी कही, आपने भी कही, लेकिन उनकी अच्छाई भी तो है ना। लोगों को घर घर में गैस सिलेंडर दिए, बिजली जिस गांव में नहीं पहुंची थी वहां पहुंचा दिए, तो इस सब में तो तारीफ होनी चाहिए। नहीं, देखिए, गैस सिलेंडर दिए, एक बार सिलेंडर दिए, उसके बाद सिलेंडर आप भरवाइए। आपको एक बार सब्सिडी दे दी गई, आपको सिलेंडर भर के दे दिया गया, उसके बाद आप सिलेंडर वही 1000-1100 रुपये का भरवाइए। तो वो फ़ायदा क्या हुआ? आपने जनता से सब्सिडी मांग ली कि ठीक है आप अपना सब्सिडी छोड़ दीजिए। सड़क जो बनवाई है मोदी सरकार, इस सड़क मोदी सरकार ने क्या, सड़क क्या, इससे पहले सड़क नहीं बन रहा था क्या? सड़कों का तो कार्य हमेशा चल रहा था, चाहे गली गली हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मोदी जी का तो नहीं है, ये ग्राम सड़क योजना तो मनमोहन सिंह जी का सरकार में हुई थी।
हमारा राइट टू एजुकेशन मनमोहन जी के सरकार में हुई थी, राइट टू फूड मनमोहन जी के सरकार में हुई थी। ये जो आज अपने आप को छाती पीटते हैं 80 करोड़ लोगों तक हमने राशन पहुंचा दिया, तो आपका हंगर इंडेक्स में अभी कल परसों में जो रिपोर्ट आया है 125 देशों में आपका स्थान 111वां है। तो इतना निचले पायदान पे आप कैसे खड़े हैं जब आप देश के 80 करोड़ लोगों तक ये फ्री का राशन पहुंचवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये राशन पहुंच नहीं रहा है ना। एक तरफ जनता कह रही है कि हमारे मोदी साहब ने जो 100 लाख करोड़ का लोन ली है, हमने बात करते हैं अक्सर मार्केट वगैरह में, तो कहते हैं देश के विकास के लिए लिए। सर एक बात बताइए, आप पिछले 67 सालों में 13 प्रधानमंत्री आए और गए, कुल 13 प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर इस देश का कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का हुआ, और पिछले 9 साल में ही इस देश का कर्जा तकरीबन 100 लाख करोड़ का हो गया। और आप पिछले 9 साल का डेवलपमेंट लीजिए और पिछले 67 साल का डेवलपमेंट लीजिए, और आप ये डेवलपमेंट का पैमाना तय कर लीजिए कि सारी PSUs इन 67 सालों में बनी हैं। सारे पब्लिक, चाहे ONGC हो, गेल हो, भेल हो, NTPC हो। चलिए, ये विदेश में मोदी जी की तूती बोलती है कि मोदी जी की तूती कहीं नहीं बोलते हैं, ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, खुद को विश्व गुरु कहते हैं। अरे इनको सुनने वाला कोई नहीं है। ये खुद जाकर अपनी PR स्टंट टीम को लेकर जाते हैं, साथ में अपने प्लेन हवाई जहाज में बुक करके, और अपना स्वागत खुद करवाते हैं। इन्हें तो साउथ अफ्रीका के प्रधान, जब ये ब्रिक्स की समिट में गए थे, तो वहाँ के जो एक प्रोटोकॉल होता है कि जो वहाँ की जो होस्टिंग कंट्री होती है उसके वरिष्ठ देश के कोई मिनिस्टर आते हैं रिसीव करने के लिए, पर वहाँ तो मोदी जी को कोई रिसीव करने तक नहीं आया। ब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। G20 में मोदी जी तो एकदम पूरा तगड़ा किए प्रोग्राम। देखिए, G20 में आप चांदी के चम्मच में बैठाकर बाहर के विदेशी जितने भी फॉरेन गवर्नमेंट्स की जितने भी प्रतिनिधि थे उनको बैठा कर चांदी के चम्मच में खिलाना एक तरह से ना शो ऑफ है। ये देश इस शो ऑफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देश की हकीकत से वाकिफ़ हो जाइए। इतना बड़ा G20 समिट करके हमें हासिल क्या हुआ, देश को क्या मिला, भारत को क्या। ये G20 समिट तो भाई एक तरह से नंबरिंग सिस्टम से है। कभी ब्राज़ील को मिलता है, अमेरिका को मिलता है, कनाडा को मिलता है। आज हिंदुस्तान का नंबर आया, हिंदुस्तान को मिला। इसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आने वाला 10-15 साल बाद दोबारा का, फिर हिंदुस्तान इसको होस्ट करेगा। ये तो एक नियम है और नियमावली के तहत इसको हुआ। लेकिन G20 का जो खर्चा हुआ, जिस खर्चे के तहत आपने इतना, जो बजट आपका था 4000 करोड़, वो 4000 करोड़ बढ़कर 20,000 करोड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पैसा पानी की तरह जो बहाया गया है, उसे हासिल इस देश को क्या हुआ। जो पैसा आप डाइवर्ट कर सकते थे MSMEs इंडस्ट्री को बचाने के लिए, जो पैसा आप डाइवर्ट कर सकते थे कोविड के बाद राहत पहुंचाने के लिए जनता को, जो इंडस्ट्री हमारी डाउनफॉल में चली गई है, इंडस्ट्री को बूम नहीं मिल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट इकोनॉमिक गिर रही है, GST कलेक्शन के ये छाती पीटते हैं कि GST कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है। जनता को ये भी तो बताइए कि GST कलेक्शन आपका कहाँ से बढ़ रहा है। GST कलेक्शन आपका बढ़ रहा है इम्पोर्ट से, जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर GST कलेक्शन। राज्य GST तो भर ही नहीं पा रही है अपना, राज्यों का GST कलेक्शन नील है। मैं जानता हूं कि G20 में जो भी फैसले लिए जाते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं होता है कि आपको ये करना ही है, ऐसा कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपको वादा निभाना ही है। बिल्कुल, जो ग्रामीण टीवी को देख रहे हैं मैं बता दूं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी हिंदुओं के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना। सब, मैं तो इस चीज़ को पहले ही बोल चुका हूँ कि मोदी जी किसी के लिए कुछ नहीं करे। अगर हिंदुओं के लिए इतना, किसी और बड़े बहुसंख्यक समाज के लिए भी अगर कुछ कर रहे होते हैं तो उनको नौकरियाँ मिल रही होती है, वो परेशान नहीं होते, आर्थिक स्थिति उनकी तंग हालत में नहीं आती। ये अगर कर रहे होते हैं उनके लिए, ये किसी के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। भारत का पैसा यहाँ से वहाँ चला जा रहा है। 1% लोगों के पास 73% संपदा है इस देश का। महज 1% लोगों के पास 73% संपदा इस देश का। तो ये थे केशव राजा, जरा गौर से देख लीजिए। और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि इनकी हर बात को आप लोग जांच कीजिए कि यही इंसान जो बोल रहा है ये कहाँ तक सही है। मैं अगर सही कह दूं तो शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, इसीलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, इनको जरा सर्च कीजिएगा, इनकी कही हुई बात को, और समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ क्या न्याय हो रहा है। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा बोकारो के सर्किट हाउस से। जय झारखंड, जोहार झारखंड।